हेलो, आवाज सुन रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आ रही है आवाज। सलाम। ठीक है, ये थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करके फिर हम ये पढ़ते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। देखिए, सिलेबस से मैंने सेंड भी किया था। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है, ये देखिए, बेसिक बिजनेस एंटिटीज एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कल सर हमने ये स्क्रीन पे काइंडली इसको पीडीएफ को भी शो कर दें, वो शो नहीं हो रही। आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा है, हमें शो नहीं हो रही है। शो कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप वो सिलेबस पीडीएफ में भेज सकते हैं तो हम अपने वो ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि सब स्टूडेंट्स के पास प्रोवाइड हो कर दिया जाएगा। मैंने, ये कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दिया। आ रही है ना, देख रहे हैं स्टूडेंट्स? जी जी सर, जी नज़र सर, आ अब रहा आ है। रही है, अब आ रही है। देखिए, जी नज़र आ सर, रहा अब नजर आ रही है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बिजनेस एंटिटीज एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और ठीक है, जिसमें आपने आपको पढ़ाया था बिजनेस की कितनी फॉर्म्स हैं, और फंडामेंटल। अब देखिए, ये टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये भी हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आता है। और ये याद रखें कि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस है, आपको बहुत अच्छी तरह समझना है कि आपको एमसीक्यूज बेस्ड भी होते हैं इसमें से ना, काफ़ी क्वेश्चन आईसीएमए में भी और आपके एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ाएंगे हम कि फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है। ठीक है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज की क्लास में बताएंगे कि जिसका मतलब है कि फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितनी कुछ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड शो कर रहा है कि आपने सब बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, राइट, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको। फिर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स भी इसमें देखो बताया जाएगा आपको। कंपोनेंट्स का मतलब उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये जैसे बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट है तो फिर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, इसके कंपोनेंट आते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाती है, उसके कंपोनेंट्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें। फिर आगे जैसे ये बुक कीपिंग, इसके देखो, ये जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इसके भी इन्होंने मार्क किया हुआ है वेट 8 to 12%, यानी तकरीबन समझो 10% तो है ही इसमें से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हम आज आपको आज और लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था। ठीक है, उसमें से तकरीबन 10% के मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, फिर भी बुक कीपिंग आ जाएगा। बुक कीपिंग में मतलब वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि जर्नल जर्नल एंट्रीज पास करना। ठीक है, उसके बाद वो उसको पोस्टिंग करना लेजर में, फिर लेजर के बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना, राइट, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना अनएडजस्टेड, फिर एडजस्टिंग एंट्री पास करना मंथ एंड पे। ये सब चीज़ें हम डिटेल में फिर आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपके बुक कीपिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका है। ठीक है, आपने बहुत बहुत डीपली मेरी बातों को सुनना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। जो आगे जो रह गया है उस चैप्टर का 1 का, फिर 2 पे आएंगे। देखिए, कम नाउ टू दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग एंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर लिया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ठीक है, वी डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग, जिसमें आपको बताया था अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। तो मैं इसको आगे मैं चलता हूँ इसका, कि जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो टाइम ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसको फिर हम लेते हैं कि ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमने आपको डिस्कस कर लिया था, अच्छी तरह समझा दिया था। ठीक है, कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड हम इनकम स्टेटमेंट वगैरह भी कराएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन, और यहाँ पर अब आ गए
टाइप्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस कितने तरह के हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। इस वेरी जनरल क्वेश्चन है, समझ लीजिए, सब स्टूडेंट अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं भी है तो पता लग जाता है, ठीक है। तो सर्विस बिजनेस या फिर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, राइट। सर्विस बिजनेस क्या है कि कंपनी दैट प्रोवाइड्स एंड सेल्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ठीक है। ऐसी कंपनी जो कस्टमर को सर्विस रेंडर कर रही, ठीक है, इसको कहेंगे सर्विस रेंडर कर रही। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स क्लिनिक, ठीक है, जैसे जो भी कोई जैसे डॉक्टर की क्लिनिक है वो सर्विस रेंडर है। आगा खान हॉस्पिटल ले लो, ठीक है, वो आपका वो सर्विस बिजनेस है उनका, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन है? पेशेंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग फर्म्स, ठीक है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सर्विस रेंडर कर रही हैं। ऑडिट उन्होंने किया और उसके पैसे ले लिए, ठीक है, सर्विस रेंडर किया कि अकाउंट्स को चेक किया कि इज इट ओके, ठीक है, जो करेक्शन है वो कराई और फिर उनकी फीस बन गई, ठीक है। ऑटो रिपेयर शॉप्स, ठीक है, ये एग्जांपल आपको बता रहे हैं। रिपेयर शॉप्स जो हैं, जो व्हीकल्स की रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि भाई क्या फॉल्ट है गाड़ी में, वो फॉल्ट को रिमूव किया और पैसे ले लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे पिफा है हमारा, ठीक है, ये भी सर्विस आपको स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। आईसीएमए या तमाम यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, दे ऑल आर सर्विस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सर्विस कंपनी, दे आर गिविंग द सर्विसेज, ठीक है, थ्रू द टीचर्स, ठीक है, टीचर्स उनको टीच कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी उसके वो पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी ये सब सर्विस बिजनेस है, ठीक है। तो ये क्या बताए, ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स एंड सेल्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स, राइट। आई होप के ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई सबको? क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। अब ये देखिए क्या, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, कंपनी दैट परचेजेस द आइटम्स, वो कंपनी जो आइटम्स को परचेज किया उन्होंने, जैसे एक रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है, जैसे उन्होंने परचेज कहाँ से किया? होलसेलर से, ठीक है। ए कंपनी दैट परचेजेस द आइटम्स एंड सेल्स इट टू द इन द सेम कंडीशन विथ सम प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर्स, होलसेल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये सब आपके मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ठीक है, कि वो उन्होंने आइटम्स को परचेज किया। जैसे अक्सर ये जो मर्चेंडाइजिंग जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो परचेज करते हैं या होलसेलर से या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड किया, एक चीज 100 रुपए की परचेज की, 10% प्रॉफिट ऐड किया, 110 रुपए के बेच दिया, ठीक है, सेम कंडीशन में, राइट। तो उनको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। बड़े बड़े मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का अगर हम नाम लें, जैसे कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, के जैसे आपका इम्तियाज स्टोर, मेट्रो स्टोर, ठीक है, मेट्रो डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, ये सब जो है आपके एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहे हैं कि वहाँ पर वो चीज़ों को ख़रीदा और उसी कंडीशन में बेच दिया विद सम प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह आपके रेजिडेंशियल एरिया में आप जाओगे, जो मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, रिटेल स्टोर्स, परचून की दुकान जिनको आप कह लो, ठीक है, वो सब मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहे हैं कि सेम जो उन्होंने परचेज किया होलसेलर से रीजनेबल प्राइस पे और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ए कंपनी दैट परचेजेस द आइटम्स एंड सेल्स इट इन द सेम कंडीशन, ठीक है, विद सम प्रॉफिट। जाहिर है ये उनका बिजनेस है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तान में यही ज़्यादा है मर्चेंडाइजिंग का, ठीक है। और थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? कंपनी दैट परचेजेस रॉ मटेरियल्स। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? ये फिनिश गुड्स, देखो ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी तो फिनिश गुड्स को परचेज कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे परचेज रॉ मटेरियल्स, इसको डायरेक्ट मटेरियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स। एंड देन उस रॉ मटेरियल्स देन दे प्रोसेसेस दीज रॉ मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है उन्होंने उसको प्रोसेस किया, है। जैसे कोई आप एक मिसाल ले लो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दे परचेज द रॉ मटेरियल कॉटन, राइट। जैसे गुल अहमद टेक्सटाइल है, वो क्या परचेज कर रहे हैं? कॉटन परचेज किया, रुई जिसको कहते हैं उर्दू में, कॉटन परचेज किया और उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने से क्या हुआ? एक पहला डिपार्टमेंट उनके यहाँ यार्न डिपार्टमेंट,
ठीक है, स्पिनिंग जिसको कहते हैं, स्पिनिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने स्पिनिंग के डिपार्टमेंट से यान प्रोड्यूस किया, यानी कि धागा, ठीक है। अब वो यान को सेंड कर दिया है कहाँ पर, वीविंग में, दूसरा डिपार्टमेंट, वहां पर उस यान से यानी कि धागे से कपड़ा रफ फॉर्म में फैब्रिक्स रेडी हो गया, ठीक है। अब उस फैब्रिक्स को फिर ट्रांसफर किया गया कहाँ पर, डाइंग एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वहां पर वो कपड़े को फिनिश किया, डाई किया, प्रिंट किया, कपड़ा बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब वो कपड़े को भेजा, अगर स्टिच भी करना है, जैसे बेडशीट वगैरह बनानी है, तो उस फॉर्म में भी चला जाएगा फैब्रिक्स की शक्ल में, और अगर सपोज वो दे वांट टू प्रिपेयर द बेडशीट्स, तो उन्होंने फिर स्टिचिंग डिपार्टमेंट भेज दिया, वहाँ बेडशीट तैयार हो गई, ठीक है। तो ये एक आपका देख लिया आपने कि क्या, देखो, एक कंपनी दैट प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, परचेज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो परचेज करेंगे वो, ठीक है, डेफिनेटली, जैसे कॉटन परचेज किया, ठीक, एंड देन प्रोसेस दीज रॉ मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपको सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने बताया टेक्सटाइल के। कोई इंजीनियरिंग कंपनी है, मिसाल के तौर पर कोई इंजीनियरिंग कंपनी है कि वो जब जो कास्ट आयरन से वो चीज़ बना रही है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग कंपनी में क्या होगा, फिर वो उस कास्ट आयरन को, यानी कि वो उसने परचेज किया और उसको मेल्ट किया, ठीक है, फर्नेस में, और उसके फर्नेस से जो मोल्टन मेटल है उससे फिर उन्होंने चीज़ें बनाई, ठीक है, मोल्डिंग बॉक्स में डाल के उसको चीज़ प्रोसेस किया, ठीक है। तो वो सब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगी इंजीनियरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसके अंदर फिर आपके डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर होती है। रॉ मटेरियल्स तो आपका परचेज किया, ठीक है, अब उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड उस पर भी अप्लाई हो रही है। डायरेक्ट लेबर वो वर्कर होते हैं जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, मशीनिस्ट जो मशीन चला रहा है, या वो भी डायरेक्ट लेबर है कि अगर एक कंपनी फर्ज करो जैसे होंडा मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो असेंबली कर रही है, तो उन्होंने उनके रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को असेंबल किया, मोटरसाइकिल तैयार हो गई। इंडस मोटर्स, टोयोटा कंपनी, उन्होंने पार्ट्स दिए और गाड़ी को असेंबल कर दिया, तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन असेंबलर है वो, ठीक है, गाड़ी उन्होंने, तो उसमें डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड उसे कहते हैं कि आप यूँ समझो कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड है या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मिसाल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ द प्लांट, गैस चार्जेस, टेलीफोनिक चार्जेस, सुपरवाइजर सैलरीज, रेंट ऑफ द प्लांट बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट बिल्डिंग, राइट, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड है, राइट, इसको कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। इस पे फैक्ट्री ओवरहेड भी प्रोसेस होने में डायरेक्ट लेबर भी लगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी, तो वो चीज़ बन गई, ठीक है। फाइनली इट प्रोड्यूसेस फिनिश गुड्स, ठीक है, ये फिनिश गुड्स आपके जाएंगे फिर कहाँ पर, वही मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में चला जाएगा, ठीक है, वो लोग इसको सेल करेंगे, राइट, एंड सेल इट टू द ये कस्टमर, वो कस्टमर को बेचेंगे। कस्टमर हमारा जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके कस्टमर रिटेलर्स भी हो सकते हैं, होलसेलर्स भी होते हैं, उनको दे दिया उन्होंने, फिर वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए तो कोई एग्जांपल दिए, ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कम या कंपनीज, ऑटोमोटिव पार्ट्स, जी के जो गाड़ियों के पार्ट्स वो बनाते हैं, सब वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। तो आई होप के आपको क्लियर हो गया। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था सर्विस बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, देखिए अब ये बताते हैं, आपको बताया आपको अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको पहले हम बताना कोशिश करेंगे, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बता दें, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर हम आपको पहले ऑथर भी, जो भी आप किताब लोगे उस ऑथर हमेशा पहले, ये हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के ये समझो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिनिश प्रोडक्ट है, समझ लीजिए, जैसे अभी आपको यूँ समझ लो, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये फिनिश प्रोडक्ट्स हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो किसी भी किताब को उठाओगे तो ऑथर पहले ये फिनिश प्रोडक्ट को डिस्कस करता है, ताकि उसको पता लगे कि स्टूडेंट को ये बताएं कि फिनिश जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फिर हम बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। पहले तो प्रोडक्ट को पहचानो तो कि फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, राइट। तो इसलिए उसने, मैंने किताब भी आप लोगों को सेंड किया था ऑथर का नाम के साथ, पता नहीं आप लोगों ने परचेज किया नहीं किया,
ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, हमने वो बहुत मार्केट में हमने ढूंढी है कराची में, लेकिन वो मिली नहीं है, तो इसकी कोई सॉफ्ट कॉपी या कोई आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी सर। मैंने मतलब पूरी मार्केट मैंने सर्च कर ली, ये बुक मुझे नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। काफी पॉपुलर बुक है कराची में, तो सर हर ये मिल रही है, ये राशिद मिनाज रोड के पास से मिल रही है, ये स्टेडियम साइड से जो आता है। चलें ब्रदर, मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू फॉर दी हर इन्फो। जो है ये कहा जाता है कि मतलब किंग ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है, ये इतना मशहूर ऑथर है ये। पहले यही किताब निकाली जाती थी पुराने एडिशन मेक्स एंड मेक्स के नाम से, ठीक है। अब मेक्स की तो डेथ हो गई, अब ये समझो उनके बच्चों वगैरह ने मिलके भी निकाली है ये किताब जो मैंने आपको सेंड की, ठीक है। ये बड़ी पॉपुलर बुक है। जैसे लाहौर है तो वहाँ तो उर्दू बाजार वगैरह में तो 100% मिलेगी। चले कोई हल निकालेंगे इसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द प्रिंसिपल मींस। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लूरल, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द प्रिंसिपल मींस थ्रू विच ए कंपनी कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। ये वो जरिया है समझो जिसके जरिए से कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है ना वो यूजर्स को सेंड करती है, ठीक है। यूजर्स जो यूजर्स हैं आपको बताया था एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, स्टॉक होल्डर्स, क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स, बैंक्स, और उसके बाद कस्टमर्स, डेटर्स, ठीक है। इनको ये हमारे समझो यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। इनको तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रिंसिपल मींस थ्रू विच ए कंपनी कम्युनिकेट्स इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल यूजर। कम्युनिकेट जाहिर है इन रिटर्न फॉर्म में होती है ना, इनको ये स्टेटमेंट बना के उनको सेंड कर दिया तो कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। तो ये क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको आपको समझना है, स्टॉक होल्डर्स या ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट, इसको फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये 4 स्टेटमेंट है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स और ओनर सिक्योरिटी या फिर ओनर सिक्योरिटी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। These financial statements are prepared from the analysis of business transaction during the period. During the period means during the month, ठीक है, during the year, right? ये स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती हैं? जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डे टू डे उनकी मदद से मंथ एंड पे बनाए जाएंगे, ठीक है, मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, राइट। ये स्टेटमेंट्स है। अब नाउ वी डिस्कस ईच स्टेटमेंट वन बाय वन, राइट। ये चारों स्टेटमेंट अब हम बताते हैं, इसको आप अपने अच्छी तरह समझना है क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट है, राइट। देखिए इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इनकम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। द इनकम स्टेटमेंट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ए मंथ और ए क्वार्टर और ईयर। देखो इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म की परफॉर्मेंस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फर्म हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई आपकी लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनेगी, ये आपको बताती है परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चीज़ है कि भाई इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है कि भाई उसकी अच्छी परफॉर्मेंस क्या है, ही गॉट गुड ग्रेड इन ए ग्रेड, इसका मतलब उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ना। बी ग्रेड तो थोड़ी नॉर्मल परफॉर्मेंस, सी ग्रेड है तो बहुत ही समझो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, पुअर परफॉर्मेंस है, डी है तो वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कंपनी का भी है कि अगर ह्यूज प्रॉफिट है तो इसका मतलब है वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, एज कंपेयर टू द कंपटीटर समझ लो, ठीक है, उस सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अब उसका मीडियम प्रॉफिट है तो नॉर्मल है, लॉस है तो फिर पुअर परफॉर्मेंस,
तो ये इनकम स्टेटमेंट बता रही होती है आपकी। ठीक है, ये देखो मेजर क्या कर रही है, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, राइट, ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली ये मंथ, बहुत जल्दी बनेगी तो मंथली बनेगी, फिर क्वार्टरली और ईयरली। ठीक है, एनी डे टू डे नहीं बनाई जाती। ठीक है, परफॉर्मेंस देखो एक दिन की नहीं होती। जैसे आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, आप अभी 2-2.5 महीना यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना जब आप एग्जाम दोगे। ठीक है, एक दिन की तो नहीं होती कि एक दिन एक क्लास अटेंड की तो आपकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इनकम स्टेटमेंट की एक सम पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना, क्वार्टर, साल के बाद पता लगती है परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, एनी इनकम स्टेटमेंट इज एन एक्टिविटी स्टेटमेंट। ठीक है, एक्टिविटी स्टेटमेंट दैट शोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। आप ये बताना भाई ये परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। इनकम स्टेटमेंट जो है एक्टिविटी स्टेटमेंट है दैट शोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, राइट। रेवेन्यूज मीन्स जैसे सेल है, जो हम सेल कर रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स को सप्लाई करेंगे या सर्विस रेंडर करेंगे, वो रेवेन्यू है हमारा। ठीक है, एंड एक्सपेंसेस फॉर ए सिलेक्टेड पीरियड। और एक्सपेंस जाहिर है जब हम कंपनी चलाएंगे, ठीक है, या कोई दुकान भी चला रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी तो इनकर होंगे ना, राइट। रेवेन्यू हमने सेल किया, जो उससे पैसा मिला वो रेवेन्यू है। और फिर एक्सपेंस, वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ये एक्सपेंसेस जाहिर है प्रॉफिट कैसे निकलेगा ना, जब रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस को तो प्रॉफिट आ जाएगा, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, राइट। तो यही है एनी इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्टिविटी स्टेटमेंट। एक्टिविटी स्टेटमेंट है ये, दैट शोज रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस फॉर ए सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर द मंथ, फॉर द क्वार्टर, फॉर द ईयर। ठीक है, द फर्स्ट थिंग देखिए अब कैसे बनाई जाएगी। फर्स्ट थिंग रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट इज रेवेन्यू, यानी कि सेल। ठीक है, रेवेन्यू हमें कितने मंथ का है तो 1 महीने में हमने कितनी सेल किया। ठीक है, पता लगा वो कितना रेवेन्यू आया हमारे पास, 5 लाख रुपए की सेल हुई है। ठीक है, ठीक है, वो आगे आपको सबसे पहले है शो किया हेडर लिख के बाद है। पहले तो हेडर में लिखेंगे भाई ABC कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, फॉर द मंथ एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, फिर हमने लिखा कि भाई सेल कितनी है या रेवेन्यूज कितना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट थिंग रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट इज ए रेवेन्यू एंड देन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द फर्म्स प्रिंसिपल ऑपरेशन। अब इससे एक्सपेंस किया एंड देन एक्सपेंसेस क्या है, प्रिंसिपल ऑपरेशंस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो है, मैन्युफैक्चरिंग है ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 2 मेन एक्सपेंसेस हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उसमें लोग जो काम कर रहे हैं उसमें, और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव। और मार्केटिंग जो जो सेल्स स्टाफ है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो सब मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, सेल्समैन कमीशन है वो सब मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, तो क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट पार्ट हो सकता है, ठीक है, कि इंक्लूड फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक चार्जेस है। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब बैंक चार्जेस अब आए है, यानी कि कोई कंपनी ने कोई बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो कंपनी कोई वो फाइनेंशियल चार्जेस, कंपनी जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा वो उसको कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस हो गई। ठीक है, बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया या जो भी कंसल्टेंसी फीस चार्ज की, बैंक के चार्जेस हमारे ब्रॉड टर्म है फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है, मेन है वो इंटरेस्ट चार्जेस जो आपने। ठीक है, इन सर्विस बिजनेस, हाँ ये आपको बता दिया, इन सर्विस बिजनेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन विल नॉट कम। ठीक है, ये भी याद रखो, सर्विस बिजनेस होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगा, क्योंकि गुड्स जो सेल किए उसकी जो यूनिट जो बेचे है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो यूनिट्स बेचे उससे हमें रेवेन्यू मिला भाई है। जैसे फर्स्ट करो एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, कैलकुलेटर बेच रहे हैं, कैलकुलेटर बेचा, उसको 1000 कैलकुलेटर बेच दिए, उससे रेवेन्यू आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 एक ही प्राइस उसकी से। अब उसकी कॉस्ट क्या है,
वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ठीक है, वो माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट इसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी और एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं जिसको आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थी। फिर क्या है देखो, अदर रेवेन्यू एक्सपेंस आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अदर रेवेन्यू एक्सपेंस आइटम्स को भी समझो क्या है। इफ एनी सच एज, इसीलिए लिखा देखो ब्रैकेट में भी लिख दिया, इफ एनी सच एज इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ये प्रॉफिट वो है आपका इनकम है, ये अदर इनकम में आ गया। या गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या ये भी हो सकता है कि फिक्स एसेट्स हमने बेच दिया, ठीक, कोई पुराना हो गया समझो, बिजनेस नहीं है कंपनी का ये फिक्स एसेट बेचना, ठीक है, सेल में नहीं आएगा ये है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के, ये इस अदर इनकम कह देंगे, ठीक है। या इंटरेस्ट आपको जो है ना, सच एज इंटरेस्ट इनकम और गेन, टैक्सेस आर रिपोर्टेड फाइनली, फिर हम जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा लास्टली, जब सारे when we deducted from the sales from the revenue all expenses excluding income tax, तो हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। उसके बाद हम या टैक्सेबल इनकम, उसमें से फिर टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस, तो लास्ट फिगर आ जाएगी, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, ठीक है। ये है इनकम स्टेटमेंट। मैं समझ गया हूँ कि आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी अब इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। आपको फाइनल प्रोडक्ट हमने समझाया बहुत डिटेल में, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन, नौफिल हियर। हाँ बोलो। सर ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसका जो है एक कोई एक रफ क्वेश्चंस आप करके दिखा सकते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए, प्लीज़। अच्छा, चले मैं अभी शो कर दूंगा अभी पिक्चर एक आपको, ठीक है। थैंक सर यू सर। इसमें द इसी तो मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लाइन में कुछ समझ नहीं है इसके मतलब। चले मैं अभी वो भी आपके ग्रुप में पिक्चर भी लेके सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है। बस एक सेकेंड ठहरे, जस्ट ए मिनट। भेज रहा हूँ।
मिल गई, भेज दिया मैंने, मिली चेकिंग सर। है। जी जी सर, मिल गई मिल गई। जी सर मिल देखिए, गई। हाँ चलो इसको सामने रखो, ठीक है। आप लोग सब स्टूडेंट सामने रखें, इसको देखें, ठीक है। देखिए किस तरह बन रही है, देखो जो मैंने समझाया था, ओवरनाइट ऑटो सर्विस है, ये देखो, ये रिक्वायरमेंट है, ये आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखोगे जब भी बनाओगे, ठीक है। फिर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फिर देखो फॉर द ईयर एंडेड है, थर्ड, ये थर्ड कॉलम क्या बता रहा है कि ये पूरे साल की है। अगर महीने की होगी ना तो यहाँ क्या लिखा होगा, फॉर द मंथ एंडेड, जो महीना एंड हो रहा होगा, जैसे जून है, फॉर द मंथ एंडेड June 31 2020, ठीक है। अगर साल होगा तो लिखा होगा फॉर द ईयर एंडेड, अब वो साल कब खत्म हो रहा है वो डेट आएगी, ठीक है। 31 दिसंबर 2015, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। देखो रेवेन्यू है, देखो रेवेन्यू है, ये समझो ये सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है। अगर अब वहां पर वरना यहाँ पर लिखा होता, अगर मर्चेंडाइजिंग का होगा तो लिखा होगा सेल, बस ये फर्क है, यानी गुड्स रेंडर किए, सर्विस। देखो रेवेन्यू लिखा है, रेवेन्यू के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, इसका मतलब ये कोई रिपेयर शॉप है, ठीक है, उसने लिखा रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, ये यानी कि ये मेन रेवेन्यू है ना इसका, रिपेयर में है, इसलिए नीचे लिखा रिपेयर सर्विस रेवेन्यू। डॉक्टर्स अगर कोई क्लिनिक होती तो फिर वो आपकी कंसल्टेंसी वगैरह उसमें लिखी होती, ठीक है। रेंट रेवेन्यू अर्न, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। अब देखो एक्सपेंसेस आ रहे हैं क्योंकि ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं ना, देखो एडवर्टाइजिंग, सैलरीज एंड वेजेस, सप्लाईज, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू यानी कि मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट है, यूटिलिटीज यानी कि यूटिलिटीज का मतलब क्या, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीफोनिक एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये देखो सारे को प्लस किया है, फिर रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, तो इनकम बिफोर इनकम टैक्स, ये आपके आप देखो इनकम टैक्स को सेपरेट शो करोगे, देखो इनकम टैक्स, ठीक है, आप नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पर समझाया था आपको, क्लियर हो गई बात अब। जी सर, थैंक यू सर। ये मैंने वही किताब से आपको पिक्चर दी है जो प्रिस्क्राइब बुक मैंने आपको सेंड की थी, और ये देखिएगा कि आपके वहां पर मेक्स एंड मेक्स की किताब मिल जाती है, इसी ऑथर की, ये पहले की बहुत, ठीक है, पुराना एडिशन होगा, मेक्स अकाउंटिंग बाय मेक्स एंड मेक्स, देखिएगा, ये पता कीजिएगा अपने शहर में, वो भी चल जाएगी, समझे। मैं मैसेज भी कर दूंगा इसको, है अकाउंटिंग, उसका मैं टाइटल का भी वो सेंड कर दूंगा, पिक्चर भी, ठीक है। वो किताब तो लाजमी होनी चाहिए। थैंक यू सर। सर तो जो हमने ली वो सही नहीं है जो आपने पहले बताई थी, क्या कह रहे हो? विलम विलम हाका की जो थी एडिशन 17, वो ली थी, वो सही नहीं है? कौन सी? विलम हाका की 17th एडिशन वाली जो आपने पहले भेजी थी। हाँ वो जो मैंने सेंड किया था वो तो अच्छी किताब है बहुत, जो सर मैंने वो ले पिक्चर ली भेजी है। थी ना, हाँ जी जी, हमने वो ली है मैंने। जोर से बोलो जरा। सर वो ले ली है। हाँ, वो आपको मिल गई, जी जी सर। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो उसी वो किताब से ही मैंने ये जो पिक्चर भेजी है ना, पेज नंबर गालवन कितना है, 39 है शायद, ठीक है, उसी किताब का ये भेजा है, ठीक है। आपका काम कहाँ, लाहौर में? सर नहीं नहीं, कराची में ही है, कराची में। ठीक है, कराची में तो डेफिनेट मिलेगी, लेकिन लाहौर वगैरह में ही मिलेगी किताब ये। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट फिर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, अब सेकेंड स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बता रहे हैं आप, इसके बाद फिर बैलेंस शीट वगैरह बताएंगे। देखो स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इक्विटी चेंजेस ओवर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। बिगिनिंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्टॉक रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, इसमें पहले हम बताएंगे कि बिगिनिंग कैपिटल आपका क्या है, ठीक है। इसका मतलब देखो ये समझ लो, ये कॉलम बने हुए स्टॉक होल्डर्स, इसमें भी हेडिंग यही दिया है, यही XYZ कंपनी स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी है, या स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी लिख दो, या स्टेटमेंट
ऑफ ओनर सिक्योरिटी, लेकिन एस आना चाहिए, या यूं भी लिख सकते हैं स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अब देखो बिगिनिंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कॉलम होंगे, देखो इसमें एक कॉलम होगा कैपिटल स्टॉक का, एक कॉलम होगा रिटेन अर्निंग्स का, और एक होगा टोटल का। ठीक है, एड, अब इसमें देखो ये बिगिनिंग कैपिटल यानी कि जब साल शुरू हुआ तो कैपिटल स्टॉक यानी कि शेयर्स टोटल कितने इशू किए हुए, रिटेन अर्निंग्स क्या थी, फिर एड स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन हाउ इक्विटी चेंजेस ओवर द सम पीरियड। अब देखो ऐड क्या रहे, क्या इवेंट्स दैट इंक्रीज इट। अब इसमें देखो साल में इवेंट्स क्या हुए, स्टॉक कैपिटल स्टॉक अगर कंपनी ने और इशू किया तो कैपिटल स्टॉक में के कॉलम में ये ऐड हो जाएगा ओनर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये देखो इवेंट्स दैट इंक्रीज इट, दैट इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट। ओनर्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स, उन्होंने शेयर परचेज कर लिए तो वो इस कॉलम में आ गया। ठीक है, और इनकम हुई है तो वो आपके रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में जमा हो जाएगी इनकम। ठीक है, इस तरीके से। फिर इवेंट्स दैट डिक्रीज इट, डिक्रीज क्या करेंगे, डिविडेंड, कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया तो वो रिटेन अर्निंग्स में से माइनस हो जाएगा, या लॉस, ठीक है, अगर हुआ है तो वो भी माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस डिडक्ट होगा। ठीक है, और फिर एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। दिस एंडिंग बैलेंस in terms of capital stock and retain earnings, it is carried over and reported in the balance sheet, और ये बैलेंस शीट में शो कर देंगे इसको। ठीक है, इसकी भी मैं देखता हूँ अगर कोई पिक्चर मिली, थोड़ी देर वेट करो। ठीक है, आगे चलो। बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट क्या है, इसको फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, याद रखो। बैलेंस शीट, इसकी भी मैं पिक्चर अभी भेजूंगा। देखिए बैलेंस शीट क्या है, और से सुनो। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मर्चेंट, या फिर आपकी पार्टनरशिप हो या फर्म हो, ठीक है, बैलेंस शीट तो बनेगी ना। तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, देखो यही है ना कि आपके पास एसिड्स कितने पड़ेंगे, ठीक, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है, मतलब आपकी, ठीक है, जो रिसोर्सेज है, एसिड्स को अभी आगे डिफाइन भी करेंगे वो चीज़, जैसे कि आपके कैश, राइट, फिक्स एसिड्स भी आपके आ जाएंगे, जैसे कि आपका प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इट इज स्टेटमेंट फॉर इट इन डिस्क्राइब वेयर द एंटरप्राइज स्टैंड्स ऑन ए पर्टिकुलर, तो ये बता रहा है कहाँ स्टैंड करता है। इट समराइजेज व्हाट ए फर्म्स ओन्स, देखो एसिड्स किसे कहते हैं, इट समराइजेज व्हाट ए फर्म्स ओन्स, यानी कि क्या ओन कर रहा है, उसकी, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, उसको कहेंगे एसेट। एंड व्हाट ए फर्म ओस, यानी कि उसको पे क्या करना, लायबिलिटी है, इसके पास एसेट्स क्या है, किस चीजों को बिलोंग करता है ये, और व्हाट ए फर्म ओस, यानी कि उसको पे क्या करना है, जैसे पे करना है, जैसे सैलरीज एंड वेजेस, अभी वर्कर्स को, वो लायबिलिटी में आ रहा होगा। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन बैंक के हैं, ठीक है, रेंट पेबल है, ये सब लायबिलिटीज है। And the firm security and the difference between assets and liabilities at a given, तो बैलेंस शीट में क्या आ रहा है कि आपके पास एसेट्स कितने, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, राइट, प्लांट एंड व्हीकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, राइट, ये सब एसेट्स हो गए, उनका टोटल हो गया। फिर लायबिलिटी दूसरे साइड पे कि आपके पास वेजेस पेबल, इनकम टैक्स पेबल, लॉन्ग टर्म डेट्स पेबल, फिर इन टोटल लायबिलिटीज, फिर एसिड्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी जो होगी वो इन दोनों का डिफरेंस, समझे ना। देखो एक और मैं मिसाल दूं आपको, एक डोमेस्टिक एग्जांपल, आपका अपना घर है, ठीक है, यहाँ देखो बैलेंस शीट को समझो, ठीक है, यू आर ओन, आपने एक घर खरीदा, राइट, वो घर जो है कितने का है भाई, 20 लाख रुपए, नहीं 20 लाख तो कम हो जाएगा बहुत, 50 लाख रुपए घर खरीदा, ठीक है, तो वो आपका एसेट है।
ठीक है। वो फिर व्हीकल्स वगैरह वो सब मिला दिए, सब कुछ आपका वो सब 60 लाख हो गए। लेकिन जब 50 लाख का आपने घर खरीदा ना, 10 लाख रुपए ना हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से अपने लोन लिया वो घर खरीदने के लिए, ठीक है। वो घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। 10,000 रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 60,000 तो आपका एसिड है, जो आपका मकान खरीदा प्लस आपके व्हीकल्स वगैरह सब मिला दिया आपको, और भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है वो भी सब ले लिया, जैसे जेवर वगैरह, ठीक है। अब लाइबिलिटी कितनी है? 10 लाख रुपए, जो हाउस बिल्डिंग का सपोज एक ही लाइबिलिटी, तो आपका एसेट तो है वो 60 लाख, लाइबिलिटी हुई 10 लाख, और इनका डिफरेंस कितना हुआ? इनका डिफरेंस कितना हुआ? 60 लाख माइनस एक 10 लाख का कितना हो गया? 40। 50 लाख। 50 हुआ ना, 60 में से 10 निकाला तो अच्छा क्या जी बचा? जी। 50 लाख सर। 50। हाँ, तो 50 50 क्या है? लाख रुपए। ये 50 बता रहा है कि ओनर सिक्योरिटी, यानी कि ये इसके ऊपर आपका जो पैसा लगा हुआ है वो एसेट के ऊपर, वो 50,000, 50 लाख है ओनर सिक्योरिटी, ये बताता है। जो फर्म का पैसा है ना, फर्म 60 लाख में से 50,000 तो आपका पैसा है, ठीक है, ओनर्स का, और 10 लाख जो है वो आउटसाइडर्स का इस पे क्लेम है, यूं समझ लो, है ना। यानी कि हाउस बिल्डिंग का उसके ऊपर क्लेम, 60 लाख के ऊपर 10 लाख का हाउस बिल्डिंग का क्लेम है, वो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। और 50 लाख जो है वो आपका है। और कैसे आया 50 लाख? द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। अब क्लियर हुई सबको भाई? सर एक Yes, और sir. डेफिनेशन प्लीज कहिएगा। है? कैन यू प्लीज रिपीट द डेफिनेशन वंस मोर? हाँ देखो, बैलेंस शीट इट इज, देखो ये बैलेंस शीट की डेफिनेशन ये, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट नो सर, नॉट नो सर, सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो आप जो बता रहे थे डिफरेंस उसका जो है वो। ठीक है। लाइबिलिटीज वो है जो कि कंपनी को पे करना है, पे करना है आउटसाइडर्स को, चाहे वो आपके वर्कर्स हो, उनकी लाइबिलिटी हो, बैंक्स की लाइबिलिटी हो, ठीक है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी, वो सब इसमें आएगा लाइबिलिटीज, ठीक है। एंड द फर्म सिक्योरिटी वो आपको बता दिया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। और इक्विटी का ब्रेकअप हो सकता है कि भाई इसमें से इतनी जो है वो है कैपिटल स्टॉक है, और उसमें इतना रिटेन अर्निंग्स है, लेकिन डिफरेंस ये इनका टोटल हमेशा इनके डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो उसके कैपिटल स्टॉक की जगह लिखा होगा सिर्फ कैपिटल, ठीक है, वही कैपिटल, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। द बेसिक फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंटिंग बैलेंस शीट इज सेट अप इन टू साइड। देखो कैसे बनाते हैं, व्हाट बिजनेस ओन्स, दैट इज एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, and what business owes and the value of owner's equity on the right hand side, ठीक है। तो हमेशा assets will always be equal to liabilities plus equity, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट। लेकिन इसको वर्टिकली भी बनाया सकता है। देखो बैलेंस शीट, however balance sheet can also be formatted with the asset section on top and liabilities and owner's equity on the bottom। सबसे पहले लिखा assets, फिर लाइबिलिटीज, एसेट्स का टोटल लिख दिया, फिर लाइबिलिटीज का टोटल लिखा, उसके बाद वर्टिकली गए ओनर सिक्योरिटी का टोटल किया, फिर लाइबिलिटीज और ओनर सिक्योरिटी को जमा किया। तो ये अगर ऊपर आ रहा है 50 लाख तो नीचे भी इनका दोनों का टोटल 50 लाख आना चाहिए। इस तरीके से वर्टिकली भी बना सकते हैं, या एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपने लाइबिलिटीज लिखा और इक्विटी लिखा, उसको प्लस कर लिया, तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है। और इसकी मैं पिक्चर भी भेजता हूँ, फिर बैलेंस शीट की भी पिक्चर देख रहा हूँ भाई, एक मिनट। सर प्लीज स्टॉक होल्डर्स की भी भेज दीजिएगा। किसका? स्टॉक होल्डर्स या ओनर सिक्योरिटी स्टेटमेंट्स जो है। अच्छा, अरे आपने बेसिक चीज़ों को, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ऑथर भी, कोई भी ऑथर है पहले फाइनल प्रोडक्ट को बताता है,
फिर ताकि वो समझे स्टूडेंट कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फाइनल चीज़ हमें क्या मिलेगी। ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको इसकी भी पिक्चर। सर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं नमाज के लिए सर प्लीज? अच्छा ठीक है, ये पिक्चर भेज दूँ, पिक्चर भेज दूँ ताकि ये जी पिक्चर डिस्कस कर लें, फिर ब्रेक करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो भेज दिया मैंने, देखो आप लोग इसको ओपन करो। मिल गई? यस सर। देखिए, स्टार स्क्रिप्ट्स है कंपनी का नाम, बैलेंस शीट। ठीक है, नवंबर देखो वहां पर लिखा था फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक जो लास्ट डे ऑफ द कंपनी का जो लास्ट डे होगा ना, वो लिखा जाएगा। यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा नवंबर 30th है, डे लास्ट डे ऑफ द मंथ, नवंबर 30th। जैसे नवंबर के 30 डेज होते हैं ना, इसलिए अगर दिसंबर होता तो यहाँ लिखा जाता दिसंबर। ठीक है, चाहे साल का भी होता दिसंबर तो लिखते, लेकिन लिखा जाता है यहाँ पर और बेहतर है, एज ऑन है, एज ऑन November 30th 2015 है। ये शो कर रहा है कि 30 नवंबर का बैलेंस है ये है। देखो परफॉर्मेंस तो पूरे एक पीरियड की होती है ना, ये फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है एक पर्टिकुलर डेट की होती है, वेरी नेक्स्ट डे है कैश चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज प्लस माइनस हो सकती है। तो देखिए, ये देखिए किस तरह शो कर रहे हैं, देखो एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखिए। ठीक है, कैश, अकाउंट्स, नोट्स रिसीवेबल है, यानी कि ये पैसा में मिलेगा, रिसीवेबल का मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, लैंड, देखो पहले करंट एसेट लिख दिए, फिर बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, अदर एसेट्स, टोटल। अब देखो लाइबिलिटी साइड पे गए, यानी कि लाइबिलिटीज और ओनर सिक्योरिटी की। देखो लाइबिलिटीज दो हेडिंग आएगी ना यहाँ पर। ठीक है, पहले लाइबिलिटी लिया, देखो नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल और टोटल लाइबिलिटी, बस दो ही लाइबिलिटी थी। अब देखो फिर हेडिंग दिया ओनर सिक्योरिटी या स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, और फिर ये टोटल आ गया। नहीं, इसका नॉर्मली इसका भी टोटल किया जाता है, सब टोटल इसने नहीं किया। और फिर ग्रैंड टोटल आ गया, यानी कि दोनों का देखो टोटल, यानी कि ये टोटल बता रहा है कि टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी 181, और देखो एसिड में भी वही होना चाहिए 181,600। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन याद रखो कि जब ओनर सिक्योरिटी बनाओगे तो इसका भी टोटल दोगे, जैसे लाइबिलिटीज का टोटल है उस तरह ओनर सिक्योरिटी का, और फिर ये ग्रैंड टोटल है समझो लास्ट में। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इस तरह ये बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्लियर हुई बैलेंस शीट? Excuse me, sir. Nopal here. Just one question, simple question. ठीक है, ये बैलेंस शीट है, ये मैंने जो आपको Uh, डिस्क्रिप्शन ये आपको समझाया, और ये इसका आपको फॉर्मेट भी सेंड कर दिया। ठीक है, कि देखो फिर मैं इसको रीड करता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इट डिस्क्राइब्स वेयर द, देखो ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है वेयर द इंटरप्राइज स्टैंड्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट। देखो ये क्या बता रहा है, डिस्क्राइब क्या कर रहा है, देखो ये इंटरप्राइज के पास जो है टोटल एसेट्स 181,600,000 है, 1,81,600 है, और उसमें एक एक एसेट का भी बताया हुआ है कि कैश इतना है, अकाउंट्स रिसीवेबल इतना है, लैंड, बिल्डिंग है, स्टैंड। और उसके अगेंस्ट है, इस 181 के बताया, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर 97,000 की है, इसी इसको यानी कि एक तरह से इसके ऊपर क्लेम है। लाइबिलिटीज का मतलब है कि एसेट के ऊपर क्लेम है आउटसाइडर्स का, और इनका जो डिफरेंस है वो ओनर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो अगर अगर आपकी ओनर सिक्योरिटी इज हायर देन द लाइबिलिटीज, इसका मतलब कंपनी की इज गुड, राइट, कंपनी इज गुड, राइट। तो एसेट उसके पास 100 मिलियन के, लाइबिलिटीज है 40 मिलियन, इसका मतलब 60 मिलियन के
ओनर सिक्योरिटी है, इसका मतलब दिस कंपनी इज गुड। जितना परसेंटेज वाइज ओनर सिक्योरिटी ज्यादा होगी यानी कि उसका मतलब वो साउंड कंपनी। अगर लायबिलिटी किसी कंपनी में ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये कंपनी इज वेरी रिस्की है, कि इसके ऊपर लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा हो रही है, राइट। इसके वेरी रिस्की, कल को ये बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी, राइट। तो ये चीजें ये इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कह रहा था देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इट डिस्क्राइब वेयर द एंटरप्राइज स्टैंड्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट। याद रखो पर्टिकुलर डेट, ठीक है। आज की डेट जो होगी वो लास्ट डे ऑफ द, ठीक है। It summarizes what a firm owns यानी कि assets and what a firm owes, that is liabilities, and the firm security है, difference between assets and liabilities, right? क्लियर हो गया? बैलेंस शीट क्लियर हुई? सर क्लियर हो गई, लेकिन ये जो फॉर्मेट आपने क्वेश्चन में बताया है तो हम बैलेंस शीट को इसी फॉर्मेट पे बनाएंगे। आप जो है ना, मैंने आपको बैलेंस शीट का ये फर्स्ट फॉर्मेट सेट किया, और अब जो है कि जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है वो फॉर्मेट में आपको इसी तरह का होगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंस होगा, ठीक है। सर एसेट्स को फिर लायबिलिटीज को दूसरे साइड पे, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा वो बहुत अर्ली है, तो हम जो फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। अभी यहाँ पर समझ लो, क्योंकि उस फॉर्मेट में सिर्फ ये बताएंगे कि जो फिक्स एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो पहले शो किया जा रहा है और करंट एसेट्स को बाद में शो करते हैं, बस ये चीज है। इसी तरह लायबिलिटीज में पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फिर करंट लायबिलिटीज आती है, ठीक है। तो वो सर नोट्स रिसीवेबल, सर नोट्स रिसीवेबल का क्या मतलब है? फिर से बोलो, फिक्स एसेट्स का नोट्स रिसीवेबल का क्या मतलब है सर? आपका मतलब माइक सही नहीं क्या, फिर से बोलो सर। नोट्स रिसीवेबल का मतलब पूछ रहे हैं, नोट्स रिसीवेबल। अच्छा, नोट्स रिसीवेबल का मतलब है कि आपकी, और एक है अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। दोनों को चलो इसको अभी समझो। तो वो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि आपने सेल किया ऑन क्रेडिट, ठीक है, कस्टमर को, यानी कि अभी पैसा नहीं मिला आपको, तो अकाउंट रिसीवेबल। और नोट्स रिसीवेबल का मतलब है कि आप सम टाइम आप चाहे सेल करें या किसी को पैसा दें, लेकिन आप इन राइटिंग वो ले लें कि मिसाल तो स्टैम्प पेपर पे आपने लिया कि मैंने, जैसे किसी को आपने, कंपनी ने किसी को पैसा दिया, राइट, 10 लाख रुपए है, तो अब वो पैसा जो है स्टैम्प पेपर पे बाकायदा, ठीक है। तो अब स्टैम्प पेपर पे अब वो पैसा दिया गया तो उसको कहेंगे नोट्स रिसीवेबल, राइट। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका वर्बली है, मतलब, ठीक है। लेकिन नोट्स रिसीवेबल को कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है। जो जिसने पैसा लिया है वो अकाउंट रिसीव, जो क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं वो भी नोट्स रिसीवेबल हो सकता है। कस्टमर से हमने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करा दिया, ठीक है, ये पैसा आपने 1 महीने के बाद वापस करना, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे, तो वो कहलाएगा फिर नोट्स रिसीवेबल है उसकी। यानी कि वो उस सूरत में तो वो कस्टमर ने अगर कल को पैसा नहीं दिया तो कोर्ट उसको कॉल कर लेगी कि भाई ये आपने तो इन राइटिंग दिया हुआ है कि आपको आपको इतना पैसा ड्यू है आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, वो स्ट्रॉन्गर टर्म है नोट्स रिसीवेबल, वो भी दोनों करंट एसेट्स है। नोट्स रिसीवेबल समटाइम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि आपने कोई बैंक से पैसा लिया है और वो आपने साइन करके दिया कि मैं अगले 2 साल में रिटर्न करूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म नोट्स रिसीवेबल कराएगा। क्या नाम है, बैंक को यानी किसी को पैसा दिया आपने, रिसीवेबल की बात हो रही है ना, तो वो फिर आपने 2 साल बाद है तो वो आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह नोट्स पेएबल भी हो सकता है, जैसे अकाउंट्स पेएबल नोट्स पेएबल भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ ही बात? कि सर क्लियर है। चले सर 5 मिनट ले सकते हैं ब्रेक के सर? आप ऐसा कर लेते हैं, देखिए 1 मिनट में डिसाइड कर देते हैं क्या टाइम हुआ अभी। अभी है 5 बजा है, सही है ना? जी सर। ठीक है, 5 बजा है, आप नमाज की ब्रेक कर रहे हैं 5 मिनट का, यानी कि 5:05 पे रीज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है सर। 5 मिनट, 5:05 ठीक है। चले भाई स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट आ गए सब? ओके, बोले। चले भाई स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, स्टेटमेंट स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी भी डिस्कस हो गया था। नौ बैलेंस शीट भी हो गई डिस्कस। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एलिमेंट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर अब ये बता रहे हैं। एसेट्स, देखिए एसेट्स, राइट। डेफिनेशन, रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए बिजनेस। एसेट्स की डेफिनेशन है रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैश, सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड अदर प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें आपके क्या कहलाएंगी? ये रिसोर्सेज है ना कंपनी की, है, इनको कहेंगे कि ये एसेट्स है। ठीक है, कैश, सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज समझो, इसकी एग्जांपल है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए, कंपनी ने खुद परचेज किया हुआ है, ए कंपनी ने बी के परचेज किए हुए, इसको कहेंगे सिक्योरिटीज। ठीक है, ये एसेट होगा। ठीक है, कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी तो वो तो फिर आपका कैपिटल स्टॉक हो जाता है। ये कंपनी ने खुद परचेज कर लिया किसी कंपनी के। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि यू सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, कस्टमर विल पे आफ्टर सम टाइम, तो इसको कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री, जो आपने इन्वेंट्री जो आपने बेचनी है, इन्वेंट्री उसे कहते हैं जो आपने, या तो गुड इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है कि स्टोर इन्वेंट्री भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी हो सकती है, फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री हो सकती है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, अगर कोई मर्चेंडाइजिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री उसकी वही है जो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री है उसकी, बस वही। ठीक है, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पर स्टोर्स इन्वेंट्री, फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो प्लांट में माल पड़ा हुआ है, सेमी फिनिश में, और फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो कि आपके वेयर हाउस में आप फिनिश गुड्स को सेल के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, ये इन्वेंट्री वहाँ पर होगी। सर्विस बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि क्या मतलब होता है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया। रेंट आपने फर्स्ट को पे किया है, 1 जुलाई को, फर्स्ट करो 1 फरवरी को पे कर दिया आपने, और वो रेंट है पूरे महीने का, है पूरे महीने का रेंट है वो। 50,000 रुपया आपने पे कर दिया 1 फरवरी को। उसकी ओनर की रिक्वायरमेंट है कि एडवांस में पे करो, तो कंपनी उसको रिकॉर्ड करेगी प्रीपेड एक्सपेंस। जब मंथ एंड हो जाएगा तो उसको एक्सपेंस को फिर प्रीपेड को से निकल के फिर वो एक्सपेंस में चला जाएगा, उसको कह देंगे फिर रेंट एक्सपेंस। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ये फिक्स एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट में वो सब कहलाते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट है। लैंड, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी है उसकी आपकी जिसपे बिल्डिंग बनी हुई है। फिर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की पे जो कॉस्ट आई है वो। प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी वगैरह जो प्लांट में रन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी किसे कहेंगे? जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो मिसाल तो वो कोई डाइंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी मशीनरी कहलाती हैं। एसिड्स आर क्लासिफाइड एज करंट एसिड्स या फिक्स एसिड्स। नहीं, इसको फिक्स एसिड्स को याद रखो, नॉन करंट एसिड्स भी कहते हैं। करंट एसिड या नॉन करंट एसिड्स। ठीक है, तो फिक्स एसिड्स भी कह लो या नॉन करंट एसिड। ज़्यादा नाम नॉन करंट का है जो हमारी जो प्रेजेंटेशन हो रही है,
करंट एसिड्स आर क्या क्या है, देखो करंट एसिड्स नॉन कैश आइटम्स के अलावा, कैश तो है ही करंट एसिड, तो इसके अलावा नॉन कैश आइटम्स के अलावा हैव ए लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर। करंट एसिड उसे कहते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो, उसको कहेंगे करंट एसिड्स अदर देन कैश। इसकी एग्जांपल कैसे, दिस मीन्स, देखो इसका मतलब क्या है, हैव ए लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर, करंट एसिड्स अदर देन कैश। दिस मीन्स that these acids will convert into cash or in expense within a year, इसको कहते हैं करंट एसिड। ठीक है, अदर देन कैश। ठीक है, कैश तो है ही करंट एसिड, इसके अलावा जो करंट एसिड्स में शो कर रहे हैं वो कैश नहीं है, तो उसको उसकी लाइफ 1 साल से कम होगा, या तो 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1 साल में वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। और इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल ये अज्यूम किया हुआ है कि ये 1 साल के अंदर अंदर ये इन्वेंट्री है तो बिकेगी भी, पैसा भी मिल जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल और जल्दी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। फिक्स्ड एसेट्स हैव ए, इसको नॉन करंट भी कहते हैं, हैव ए लाइफ मोर देन 1 ईयर, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी। और फिक्स्ड एसेट जो है वो आपके एसेट्स कैन बी टेंजिबल या नॉन टेंजिबल, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देखो फिक्स्ड एसेट्स कैन बी टेंजिबल सच एज मशीनरी, कंप्यूटर, कार, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल सच एज ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल। ठीक है, इसको अब आगे बताएंगे क्या चीज़ है। ये है फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन ये इनटेंजिबल है, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, वो कहलाता है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये हमने एसेट्स को आपको एक पेज पे पूरा डिफाइन किया। ठीक है, कि व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज करंट एसेट्स, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट इज टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स में भी है और नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल भी है। ठीक है, तो वो आपको बता दिया ये कॉपीराइट, पेटेंट्स को। ठीक है, और आगे चले। अभी देखो क्या टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो एसेट्स को ले लिया, अब देखें नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर्स उसे कहते हैं जिसको आपने पैसा देना है, उधार उससे कुछ लिया हुआ है, या वो भी क्रेडिटर से आपके कि आपने सैलरी अभी पे नहीं की है। ठीक है, तो वो भी आपको पे करना है। तो क्या देखो, लायबिलिटीज आर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स वन टू होम डेट इज ड्यू, उनका अभी ड्यू है। दीज आर क्लासिफाइड एज करंट और लॉन्ग टर्म। ठीक है, और लॉन्ग टर्म, या तो करंट लायबिलिटी कहलाएंगी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, लाइक करंट एसेट्स। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या, देखो करंट लायबिलिटी लाइक करंट एसेट्स हैव ए लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसका क्या मतलब, दिस मीन्स द करंट लायबिलिटी विल बी पेड विद इन ईयर। यहाँ पर क्या है, करंट लायबिलिटी उसको कहेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर हम उनको पे कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर अकाउंट्स पेबल, अक्रूड सैलरीज, इसको सैलरीज पेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैव ए लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल्स आर लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ए लोन दैट विल बी पेड ऑफ इन मोर देन 1 ईयर बाय द फर्म, चाहे 1 साल से ज्यादा हो, 2 साल हो या 10 साल हो। ठीक है, उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म डेट का मतलब सच लायबिलिटी विल बी पेड इन मोर देन 1 ईयर, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, उसको पेमेंट लगेगा। ठीक है, उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज हमने डिस्कस किया, इसमें शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। अब कम टू द स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। ठीक है, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी आपको बताया था। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। इसका ब्रेकअप हो सकता है लेकिन इसका टोटल यही होगा। देखो, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी इज द क्लेम्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, क्लेम्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, it is equal to the difference between the total value of assets and total value of liabilities. It may contain common stock, preferred stock, retained earnings, accumulated loss, ये सब के बराबर होगा। लेकिन सम हमेशा इनका सबका सम, चाहे वो कॉमन स्टॉक भी हो, प्रीफर्ड स्टॉक भी हो, रिटेन अर्निंग्स भी हो या accumulated लॉस हो, इनका सम अप जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। वो हमारा स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी या शेयर होल्डर सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्लियर हुआ सबको? है? बोले? यस सर। यस सर। सब बोला करो भाई।
चले यस सर। यस सर। ओके। यस सर, क्लियर है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो यहाँ पर भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपनी की, जैसे इनकम स्टेटमेंट है ना, इसको गौर से समझो। इसको इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। गौर से सुनो, इनकम स्टेटमेंट या लॉस हुआ, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपको बताता है कि हमने ड्यूरिंग, देखो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि हमने इतना कैश जनरेट किया, ठीक है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा कि हमने कैश कितना साल में जनरेट किया। पूरे साल में कैश हमने सेल वगैरह किया, लेकिन हमें इस सब से कैश कितना जनरेट हुआ। पेमेंट भी तो कर रहे हैं ना, कैश सेल हुई, उस सेल से पैसा कितना आया, फिर पेमेंट की एक्सपेंसेस इनकर हुए तो वो एक्सपेंसेस जितने पे किए वो माइनस कर दिए, तो बाकी जो बचा वो हमने कैश जनरेट किया, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक पेज पे बता देती है कि कंपनी की एक्टिविटीज़ कैश की शक्ल में क्या हुई, कितना पैसा आया, कितना कैसा पे किया, और अब हमारे पास कितना पैसा हमने जनरेट किया। ओपनिंग कैश ऐड किया तो क्लोजिंग कैश आ गया, और जो आपके लेजर से मिलना चाहिए, ठीक है। देखो इसको समझो। स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज फर्म्स कैश इनफ्लोज यानी कि कैश रिसिट्स फ्रॉम एंड कैश आउटफ्लोज यानी कैश पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस प्रोडक्ट हम बता रहे हैं ना आपको। एंड फाइनली कैश एंडिंग बैलेंस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही बता रहे थे कि हमने पैसा हमें कितना मिला, कितना कैसा पे किया है, लेकिन किसके अगेंस्ट। 3 सेक्शन होते हैं इसके कैश फ्लो के, ठीक है। एक कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये मेन एक्टिविटी है जिससे कंपनी की जो रन करने से जो पैसा मिल रहा है या पेमेंट जो कर रहे हैं। देखो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लोज इफेक्ट फ्रॉम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है वही है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन उस इनकम स्टेटमेंट हमने पैसा कितना जनरेट किया, इसका मतलब सेल से पैसा आया कितना, और एक्सपेंसेस जो हुए वो पैसा पे क्या किया, अब कितना जनरेट किया, नेट कैश, ये बता रहा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये बताते हैं कि हमने अगर प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो वो कैश आउटफ्लो होगा है, और कोई प्लांट एंड मशीनरी इत्तेफाक से बेच दी, ठीक है, पुरानी हो गई, वो इनफ्लो है। तो इनका नेट क्या हो रहा है, ठीक, वो कैश आपका नेट। तो देखो कैश flows from investing activities are the cash effect from purchasing and selling of plant and machinery, ठीक है। ये कंपनी का बिजनेस नहीं है कि प्लांट एंड मशीनरी को, लेकिन पुरानी मशीनों को बेच दिया तो कैश रिसीव होगा। नई मशीन खरीद रहे हैं, हमने अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, पर सेल के लिए नहीं करते, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस हो जा शो हो रहा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि हम कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं ना, या लॉन्ग टर्म लोन वगैरह रीपे कर रहे हैं, वो इसमें आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। या शेयर्स इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा, ठीक है, तो वो हम प्लस में ले लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन लिया प्लस में ले लेंगे, पे किया तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। डिविडेंड पे किया वो माइनस में चला जाएगा। तो यही चीज़ इसमें बता रहे हैं। कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर द कैश फ्लोज इफेक्ट फ्रॉम द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, यानी शेयर्स इशू किए, क्रेडिटर्स लोनिंग मनी टू द कंपनी, यानी क्रेडिटर्स को हमने पे किया, या लोनिंग मनी यानी कि पैसा लिया उनसे और रीपेमेंट किया लोन को, वो आउट में हो जाएगा। इस तरह इसमें आ जाएगी। तीनों एक्टिविटीज़ को जमा किया तो हमारे पास पता लगेगा हमने कितना जनरेट कर लिया कैश, ठीक है। तो ये हमें और याद रखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपने याद रखनी है, इस पर ज़रूर MCQs भी आएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड ओनर्स, ठीक है। एसेट्स विल ऑलवेज बी लायबिलिटीज प्लस। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर मैं अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मैंने कहा है मिस्टर, मैं जिससे सवाल करूँ वो इसका जवाब दे कि मैंने कहा कि देखो ये कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, ठीक है। आपसे अगर मैं कहूँ कि कंपनी के पास लायबिलिटी जो है वो 40 है, सपोज ये मिलियन में ले लो, ठीक है, मिलियन की लायबिलिटीज है, ठीक है, और
एसिड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी और आपके पास एसिड्स जो है ना, पहले एसिड्स, ठीक है, एसिड्स आपके पास है सपोज 70 मिलियन के, ठीक है। क्या बताया कि लायबिलिटीज जो है, सवाल आपको लाजमी ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह से पूछे जाएंगे। देखो एसिड्स है, एसिड्स का मतलब टोटल एसिड्स, लायबिलिटीज टोटल है आपके पास 40 मिलियन की, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जल्दी से ये बताओ कि मिस्टर बिलाल साहब, बिलाल, मिस्टर बिलाल, आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? मिस्टर बिलाल, फातिमा, फातिमा मेरी आवाज़ सुन रही है? बताओ कि अगर एसिड्स 70 मिलियन के, लायबिलिटीज 40 मिलियन के, तो स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी कितनी होगी? सर 30। 30, देखो 30, राइट, 30 30 मिलियन हो होगी, गए 30। राइट। इसी तरह अगर हम आपको क्या कहें कि भाई कि एसिड्स नहीं दिए आपको, ठीक है, और यहाँ पर कह दिया कि भाई लायबिलिटी जो है वो 10 मिलियन की है 10 मिलियन की है, और एसिड्स स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी जो है वो 20 मिलियन की है, तो फिर एसिड कितने होंगे? 30 सर। 30 है। ये तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल है, KG1 का बच्चा ही बता देगा, क्यों? तो ये 30 मिलियन के हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको समझाना था कि इस तरीके से, इसे यही देखो अकाउंटिंग इक्वेशन ही आपको बैलेंस शीट जब बनाते हो तो वे अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, कि एसिड्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स। एक भी चीज़, दो चीज़ें अगर दी हुई हो तो थर्ड एक चीज़ आप है, ये मैथमेटिक्स का वो प्रिंसिपल है कि अगर आपको एक अननोन है बाकी नोन है तो यू कैन डिटरमिन द वन अननोन इजीली, ठीक है। तो ये हमने आपको इक्वेशन आपको समझा दिया, ठीक है। तो आई होप के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए, जी सर, देखिए ये इक्वेशन क्लियर सवाल हो जो गई। है क्या कह रहे हो? आई सेड सर क्लियर हो गया वो चीज़, थैंक यू। चले ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक अगर इस चैप्टर का है, और इसमें से आपको अक्सर ये MCQs की शक्ल में या नोट्स की शक्ल में यहाँ से सवाल आएगा। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अकाउंटिंग इसी पे बेस कर रही है, किसी प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, तो ये इसको शॉर्ट में कहते हैं GAAP। इसको समझना है आपने आज अच्छी तरह। जनरली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फॉलो किया जा रहा होता है, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो या यूएसए हो या कनाडा हो या यूके हो या इंडिया हो या चाइना हो, ठीक है, सब जगह ये फॉलो हो रहा है। अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं ना, और ये सब बैलेंस शीट वगैरह सब बना रहे हैं, सब इसको फॉलो कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इन प्रिंसिपल्स को आप अंदाज़ा कर लो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आज में समझना है। ये आपके कोर्स में है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में अभी आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें ये इंक्लूडेड है। तो देखिए क्या है, अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशन, अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इसको कुछ भी कह लो, स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशन, अजम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट्स that are used for financial reporting purposes. These common set of standards concepts is called generally accepted accounting principle. These standards are the building blocks of accounting. बताओ अकाउंटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो ये है GAAP, यानी कि पूरी अकाउंटिंग इसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। ब्लॉक्स जो है अकाउंटिंग का क्या है, GAAP है, आपकी अकाउंटिंग इस पे स्टैंड करती है। दीज कंसेप्ट स्टैंडर्ड्स आर द फॉलोइंग। अब इनको पढ़ना, देखो पहला प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को आप अगर फॉलो नहीं किया तो ऑडिटर आपकी सारी स्टेटमेंट्स को क्वालिफाई कर देगा, देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए
अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, ये सारी प्रिंसिपल्स को आपने आज समझना है। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, एंटिटी का मतलब होता है बॉडी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, टाइम पीरियड प्रिंसिपल, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इसको रियलाइजेशन प्रिंसिपल, एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इसको मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, और लास्ट है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो कितने प्रिंसिपल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाजमी ये समझो कि ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे प्रिंसिपल्स में से, एमसीक्यूज की शक्ल में भी और नोट की शक्ल में। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ना पूछा जाए। अब देखिए पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल? ठीक है, और उर्दू में मीनिंग होते हैं, एंटिटी का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस बॉडी है। बिजनेस बॉडी क्या है? बिजनेस कंपनी है। बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, क्या कह रहा है? देखो अकाउंटिंग एंटिटी नाम से कितना क्लियर हो जाता है। इट मीन दी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की एक्टिविटीज है। बिजनेस की एक्टिविटी क्या है? सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, राइट। बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, बिजनेस की एक्टिविटीज को आपने सेपरेट डिस्टिंक्ट रखना है, सेपरेट रखना है फ्रॉम द एक्टिविटीज ओनर्स मैनेजर्स है। आपने अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज से सेपरेट रखना। क्या मतलब? कि ये नहीं कि आपका खर्चा घर पे हो रहा है और आप वो उसको डेबिट कर रहे हो कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी की एक्टिविटी कंपनी में रहेंगी, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी में, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो। ठीक है, देखो एक्टिविटीज क्या है? देखो इट मीन्स दैट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल राइट, द एक्टिविटीज ऑफ द ओनर्स। ठीक है, ओनर या ओनर्स आर मैनेजर्स। ठीक है, नंबर 2, ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? एक मालिक है, उसकी 2 कंपनी चल रही है, ए बी। ठीक है, आपने ए कंपनी की एक्टिविटीज को बी में मर्ज नहीं करना है। ए कंपनी की एक्टिविटीज सेल एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन ए एंड बी कंपनी के सेल एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन बी। यू विल नॉट मर्ज, राइट, अदरवाइज आपको प्रॉफिट ही नहीं पता लगेगा कि ए कंपनी का क्या प्रॉफिट है। ठीक है, ये कहने का मकसद है कि एक तो आपने अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को इसमें मर्ज नहीं करना है कंपनी के साथ, और दूसरी अगर एक से ज्यादा कंपनी है तो उनकी की एक्टिविटीज को सेपरेट रखना। ठीक है, ठीक है, ऑल देखो इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटिटी बी केप्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ इट्स ओनर मैनेजर्स एंड ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब अदर बिजनेस, उसको सेपरेट, हर बिजनेस की एक्टिविटीज सेपरेट। ठीक है, द रीजन, इसका रीजन भी क्या है? वजह क्या है? रीजन फॉर दिस प्रिंसिपल देखो is that the separate information about each business is necessary for good decision. A business entity can take one of the 3 legal forms: proprietorship, partnership and corporation. ये आपको बता दिया बहरहाल। ठीक है, बहरहाल ये अकाउंटिंग एंटिटी की बात हो रही थी इसलिए ये भी बता दिया। एंटिटी 3 तरह की होती है। ठीक है, तो ये अब बताओ ये अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना फिर आप लोग। अच्छा एक चीज मुझे बताओ जल्दी से भाई, आप लोगों में मैं 1 या 2 स्टूडेंट को सीआर बनाना चाह रहा हूँ, कौन बनेगा? सर मैं बनना चाहूँगा नौफल। सर अगर आप मुझे फाइल्स अगर भेज सकते हैं तो मैं इसको जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर भी कर सकता हूँ आगे स्टूडेंट्स में। हाँ, वही मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं आपको फाइल शेयर करूँगा तो वो फाइल आप जो है ग्रुप में सेंड कर दे। ठीक है, जो ग्रुप बना हुआ है ना हमारा बेसिक अकाउंटिंग का, उसमें सेंड कर दो। और आप उसके अलावा आप उस नोट्स को अपने और जो आपके दोस्त वगैरह जिनके पास ईमेल वगैरह भी है वो भी आप उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं तो आप मुझे अपना नंबर मैंने चैट पे सेंड कर दिया है। अपना नाम पूरा
ठीक है, और प्लस अपने यानी कि व्हाट्सएप से नंबर से है, अपना नाम और आपका जो आईडी है यानी कि ईमेल आईडी वो मुझे सेंड कर देना। तो और आप ये लिख सर भी दोनों देना से कि मैं सीआर हो गया, ठीक है इसका। अच्छा, एक सीआर मैं और बनाना चाहूँगा, 2 सीआर में रखता हूँ क्योंकि अल्टरनेटिव भी रहे, तो एक फीमेल स्टूडेंट में भी सीआर हो जाए। किसको बना ले ये? सर मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप कर रहा हूँ नौफिल के नाम से। 2 होंगे सीआर, ताकि कभी ऐसा है कि आप पता नहीं अवेलेबल नहीं हो या आप बिजी हो। नो एक सर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, दैट्स ओके, बट स्टिल आपकी बात और सही है, किसको दूसरा भी सीआर होना बना चाहिए। लेंगे? नौफिल शमी, ये कौन है भाई? सर ये आवाज आ मेरा रही है? नंबर, सर ये मेरा नंबर है, ये मैंने ये आप आपसे। सॉरी, रिमशा। यस सर। हाँ भाई, ये मैं आपको अगर सीआर भी बनाऊं, जो आप फीमेल स्टूडेंट्स को सब जो रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर आप अपना व्हाट्सएप पे में अपना फुल नेम और अपना वो ईमेल आईडी वो सेंड कीजिएगा, तो आपको भी और इनको भी है। मैं क्लास का जो लेक्चर होगा ना, जो वर्ड के जी ऊपर जी। होगा, वो मैं सेंड करूंगा। तो आप में दोनों में से एक उसको इमीडिएट ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में उसको आप सेंड कर देंगे, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है। इसके अलावा आपको कोई पाबंदी नहीं है। यू कैन आल्सो सेंड योर टू अदर स्टूडेंट्स हैं ऑन ईमेल एड्रेस पे। अगर आपके पास अपने दोस्तों का ईमेल है तो ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप पे सेंड करना लाजमी होगा, ठीक है। तो 2 सीआर मैंने बना दिया, ठीक है। यस सर। एक ओके सर। आपको और दूसरा क्या नाम बताया? नौफिल शामी। हाँ, ठीक है, नौफिल शाह। जी। और ये क्या नाम है? रिमशा। ठीक है, ठीक है, ये आप सर लोग मैंने मुझे भेज दीजिएगा। तो मैं लेक्चर आपको इंशाल्लाह आज ही भेज दूंगा या फिर कल भेज दूंगा, लेकिन मुझे रिमाइंड भी कर दिया करो कि अगर मैं नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो। सर मैंने आपको अभी अपना नाम और अपना ईमेल जो ओके आपको सर। व्हाट्सएप कर दिया है। नाम और ये अपना जो ईमेल आईडी जरूरी है, वो दोनों चीजें। वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया नौफिल के नाम से, और अपना ठीक है, ईमेल भी ठीक है, कर वो दिया मैं आपको। देख लूंगा अभी, क्योंकि मैं बिजी हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, ये हमने अभी खत्म करना है। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। अब नंबर 2 आ गया, ये हम पढ़ रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एक पढ़ लिया, अब हमने गोइंग कंसर्न पढ़ रहे हैं। देखिए गोइंग कंसर्न, ठीक है, कम टू इट मींस, देखो गोइंग कंसर्न नाम से देखो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, it means a basic principle in accounting is assume that a company will continue to operate for an indefinite time period। ये कोई भी कंपनी हो, ये assumption होता है कि ये कंपनी is going for indefinite time period। ये नहीं होता कि कंपनी 2 साल बाद बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वो कंपनी से कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, है। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हर कंपनी में गोइंग कंसर्न का assumption चल रहा होता है कि दिस विल कंपनी विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। ठीक है, कंटिन्यू रहेगी, ये इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके। इट मींस ए बेसिक प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग इज अज्यूम दैट ए कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं, चाहे 10 साल का भी टाइम हो, 20 साल का हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगी कंपनी, इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब ये लिखना भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको कोई नोट आ जाए तो लिख सको, या फिर आप, ठीक है, वो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये जैसे वर्डिंग दिया कौन से गोइंग कंसर्न में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी में अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है, इस तरह के अजम्पशन आ सकते हैं। टाइम पीरियड प्रिंसिपल, टाइम पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है देखो, टाइम पीरियड प्रिंसिपल। अब इसको अंदाजा होगा आपका क्या। इट मींस दैट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, देखो कंपनी तो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ना, लेकिन अब हमें प्रॉफिट वगैरह भी तो एक कुछ सर्टेन टाइम के बाद चाहिए ना, तो किस बेस पे कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, टाइम पीरियड। इट मींस दैट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस लाइफ ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, हमने कह दिया कोई इंडेफिनेट है, लेकिन अब उस पूरी लाइफ को हम डिवाइड कर रहे हैं कि भाई इसका जो प्रॉफिट निकालेंगे हम मंथ वाइज भी और एट द मोस्ट ईयर वाइज है, फिर नया ईयर शुरू हो जाएगा। देखो, इट मींस दैट फॉर ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस लाइफ ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ इक्वल लेंथ सच एज मंथ, क्वार्टर, ईयर। यू में इंक्लूड, अब इसी प्रिंसिपल की वजह से
याद रखो, हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। देखो, यू मे मस्ट इंक्लूड इन द हेडर ऑफ एनी इनकम स्टेटमेंट टाइम पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, अगर वो पूरे साल की स्टेटमेंट है तो हम उस पर लिखेंगे ABC कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। इसका मतलब क्या हुआ, जब लिखा फॉर द ईयर एंडेड December 2020 या यहाँ लिखा हुआ 2019, इसका मतलब हुआ जनवरी 1 to December 31 से रिलेट कर रही है ये कंपनी। ठीक है, अगर वहाँ लिखा हुआ है जैसे कि ईयर एंडेड June 30th 2020, इसका मतलब क्या हुआ कि जुलाई 1 2019 से लेके June 30th 2020 12 महीने हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम स्टेट में भी कवर द ईयर एंडेड। ठीक है, क्लियर हो गया टाइम पीरियड प्रिंसिपल? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं और उस पर ये हेडर में लिखा जाता है। ठीक है, अगर लिखा होगा फॉर द मंथ एंडेड December 31 का मतलब ये December 1 से लेके December 31 की। ठीक है, क्वार्टर होगा तो उसी हिसाब से क्वार्टर। मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल को देखो, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मनी का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो, इट स्टेट दैट सिलेक्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने बुक्स अकाउंट्स, कंपनी चल रही है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, कौन से? देखो, द स्टेट दैट सिलेक्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी। हमने वो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करने हैं जो कि करेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। मिसाल तो सेल हुई, हमने सेल को कन्वर्ट हम कर सकते हैं, हमारे पास सेल्स ऑर्डर होगा। परचेज किया, हमारे परचेज ऑर्डर होगा। कि सेल किया भाई, सेलिंग उस कस्टमर के सेलिंग रेट किया भाई 100 रुपये पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, परचेज हुई। सैलरीज इनकर हुई, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया कि भाई इस वर्कर की सैलरी, इस ऑफिसर का स्केल क्या, उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट रिकॉर्ड कर लेगा। दस, यू कैन नॉट बी रिकॉर्ड, ऐसे ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड करोगे, यू कैन नॉट रिकॉर्ड सच एज नॉन क्वान्टिफाइबल एज आइटम सच एज एम्प्लॉइज स्किल। अब आपसे कहा गया ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, एम्प्लॉइज स्किल लेवल्स, क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। अब बताओ, ये तो नहीं रिकॉर्ड करोगे ना आप, तो इसको करेंसी में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, ये कहने का मकसद है। ठीक है, दस यू कैन नॉट रिकॉर्ड सच नॉन क्वान्टिफाइबल आइटम सच एज एम्प्लॉइज स्किल लेवल्स और द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, तो यू विल रिजेक्ट। नो, ये कोई मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल को देखते हुए ना कि हमने इसको नहीं रिकॉर्ड, हम वो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंसी का मतलब जो जो उस कंट्री की करेंसी होगी, पाकिस्तान है तो पाक रुपीज़ है, USA है तो वहाँ पर डॉलर्स के में उसको कन्वर्ट कर सकते होंगे, तो ठीक है, उसको कहेंगे इस मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। इसको क्या मतलब है? देखो, इट मीन्स दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एविडेंस। It demands more than a person's opinion. Information is not reliable if it is based only on what a preparer thinks might be true. ठीक है, इसको कहते हैं, देखो, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपसे ये कहा गया कि यार ये जाके स्टेशनरी परचेज करके लाओ। ठीक है, कंपनी के लिए आपको 10,000 रुपीज़ दिया गया, आप स्टेशनरी परचेज करके लाए। ठीक है, आपने कहा ये भाई 10,000 की स्टेशनरी में ले आया। ठीक है, तो अकाउंटेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के। क्यों? आपने तो फिजिकली रख दिया, आपने कहा 10,000 की, जब तक आप इनवाइस नहीं, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दोगे। देखो, ये मैंने उस इनवाइस पे लिखा होगा भाई ये शॉप नंबर है मिस्टर मोहम्मद अली, शॉप नंबर। ठीक है, उस शॉप का भाई कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, गुलशन इकबाल है, एरिया ये है, ब्लॉक ये, सब उसके ऊपर मेंशन होगा इनवाइस के ऊपर। और ये आपने
क्या क्या चीज परचेज की उस पर लिखा होगा कि भाई 40 कॉपीज, 10 पेंसिल्स, इतने रबर्स, ठीक है, फला चीज फला फला, उसको रेट से उसने मल्टीप्लाई किया होगा, फिर टोटल किया होगा, पता लगा 9,500। ठीक है, आपने कहा ये लो 5,000 और ये लो 10,000 आपने दिया था, 5,000 वापस, और ये इसकी सपोर्ट है, ये जो मैं स्टेशनरी लाया हूँ ये देखो सपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो। अगर आप जबानी कहोगे कि मैं 9,000 की चीज ले आया 9,500 की, तो वो उसकी कोई वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा भाई इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो। ठीक है, आप इतने पैसे की लाए हो। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट। देखो वो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है ना, इनवाइस, अनबायस्ड, आपकी ओपिनियन नहीं है कि मैं इतने का ले आया है, more than a person's opinion. It information is not reliable if it is based on what a preparer. आप ले आए, आपने कहा मैं इतने की लाया, वो नहीं एक्सेप्टेबल है जब तक आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के तहत ये चीज काम हो रहा होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करो। आप सेल इनवाइस करोगे उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, परचेज रिकॉर्ड करोगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भेजा है वो उसका एविडेंस है, वो फाइल किया हुआ होगा, फिर वाउचर बनेगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक बिल 5,10,000 का, फिर वो बनाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस डेबिट। ठीक है, राइट, समझ गए? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो ये क्या है? It means that accounting information is recorded on actual cost basis. है, हम जब रिकॉर्ड करेंगे वो एक्चुअल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस प्राइस पे हमने कोई चीज परचेज की है। ठीक है, कॉस्ट इज मेजर्ड ऑन कैश। देखो, इट मीन्स दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल, एस्टिमेटेड प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट करेंगे, बल्कि एक्चुअल प्राइस जो होगी। ठीक है, कॉस्ट इज मेजर्ड, कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं? ऑन कैश और इक्वल टू कैश बेसिस। ठीक है, कैश जितना कैश पे किया, कितना रिसीव किया, या फिर इट मीन्स या इक्वल टू कैश बेसिस का मतलब क्या है? दिस मीन्स इफ कैश इज गिवन फॉर ए सर्विस इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ कैश पेड। सिंपल है। इफ समथिंग इंस्टेड ऑफ कैश इज एक्सचेंज, लेकिन आपने कैश देने के बजाय कुछ एक्सचेंज कर दिया, मतलब कि एक काम कराया आपने, कैश देने के बजाय आपने कंप्यूटर दे दिया उसको, तो क्या होगा? अब उसकी कैश में कैसे कन्वर्ट, उसको कैसे वैल्यू करेंगे? सच एज ट्रक इज ट्रेडेड फॉर ए कार। ठीक है, कॉस्ट इज मेजर्ड एज द कैश वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप रिसीव, जितना आपने जो पे किया उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो हमारा समझो कैश के बराबर है। ठीक है, ऐसी मेन चीज है, बस आप यहाँ पर इतना ही समझ लो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कि ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इट इज एनफ। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो चाहे वो रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए, उसके ऊपर हमने इसको कहते हैं कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, हिस्टोरिकल का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अब इस देखो रेवेन्यू को हम जो रिकॉग्नाइज करते हैं ना इस प्रिंसिपल के तहत, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है? देखो, under the accrual basis of accounting as opposed to cash basis of accounting, revenues are recorded, are recognized as soon as product has been sold। यानी कि मतलब है कि sold का मतलब delivered, और services have been performed। ठीक है, services rendered यानी कि performed। ठीक है, that is revenue is earned regardless of when the money is actually received। रेवेन्यू कब अर्न हो जाएगा? इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। रेवेन्यू इज अर्न रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द मनी इज एक्चुअली रिसीव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू डिलीवर्ड द गुड्स टू द कस्टमर, है गुड्स आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, कस्टमर ने कहा कि आई विल पे यू आफ्टर 1 month, बट कंपनी विल रिकॉर्ड सेल, कंपनी रिकॉर्ड कर लेगी सेल, क्योंकि गुड्स डिलीवर कर दिया और अब कंपनी का राइट हो गया रिसीव करना। ठीक है, पैसा चाहे 1 महीने, 1 पैसा नहीं दिया उसने, कह रहे 1 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन सेल रिकॉर्ड हो जाएगी इसके तहत, इस प्रिंसिपल के तहत, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है, अंडर दिस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल,
under this basic accounting principle, a company could earn and report 2 lakhs of revenue in its first month of operation, but receive rupees zero in the actual cash in that month. ऐसा भी हो सकता है, 2 लाख रुपए कंपनी ने कहा हमारा सेल हुई है और पैसा 1 टका नहीं रिसीव किया, लेकिन कंपनी रिसीव क्यों? कोई गुड्स डिलीवर कर दिया, या कोई क्लिनिक है सर्विस रेंडर कर दिया है, सर्विस रेंडर कर दिया, पैसा नहीं भी मिला, या 1 लाख का सर्विस रेंडर किया 50,000 मिला, लेकिन रेवेन्यू 1 लाख रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, वो कैश में आ जाएगा 50,000, ठीक है। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रियलाइज, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। मकसद है कि हम अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं वो इस अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस का मतलब ही होता है गुड्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर, revenue will be recorded, sale will be recorded, whether we receive the money or not, right? According to this principle, we will record the revenue in that, ठीक है, clear? Yes sir, clear. Next, अब देखो रेवेन्यू के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है? एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। देखो ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, recognized as they incurred, जैसे इनकर हुए रिकॉर्ड कर दिया, not when money is paid. Expenses incurred का मतलब कि मिसाल के तौर पर workers worked in the month, but company's policy is to pay the salary in the following month, but इसके expenses जुलाई के expenses, जुलाई की सैलरी जुलाई में रिकॉर्ड होगी, whether we pay in July or August, एक्सपेंस जुलाई में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसका रेवेन्यू भी जो हमने जनरेट किया है वो जुलाई में सेल किया, पैसा मिला या नहीं मिला हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो एक्सपेंस भी हमने वेदर वी पेड और नॉट, इनकर्ड वी विल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिल वी रिसीव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, वी विल पेड इन अगस्त बट विल बी रिकॉर्डेड इन जुलाई, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक बिल फॉर जुलाई, ठीक है। इसलिए ये मैचिंग प्रिंसिपल है ना हमारा, तभी तो इनकम सही आएगी ना, नेट प्रॉफिट। जिस महीने में हमने गुड्स डिलीवर की उसी महीने में जो एक्सपेंसेस हुए वो रिकॉर्ड किए, ठीक है। इस तरह देखो ये समझाए, दस एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यूज। फॉर एग्जांपल सेल्स कमीशंस एक्सपेंस शुड बी रिपोर्टेड इन द, देखो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इन द पीरियड इन विच रिलेटेड सेल्स। एक कस्टमर है, एक आपका एम्प्लॉई है, वो मार्केटिंग में काम कर रहा है, उसको ये कहा हुआ है कि भाई तुम अपने एरिया में ना, उसको नॉर्थ का एरिया दिया हुआ है, अपने एरिया में तुम जो सेल करोगे ना, आपकी स्ट्रगल से सेल होती है, तो उसका 2% आपको कमीशन भी दिया जाएगा। उसने जुलाई के महीने में उसकी अपनी एफर्ट से नॉर्थ के एरिया में उसने 5 लाख रुपए की सेल करवाई, इसका मतलब अब उसका कमीशन भी 2% जुलाई में रिकॉर्ड होगा, 5 लाख का 2% सेल्स कमीशन भी हम उसका जुलाई में रिकॉर्ड करें, ठीक है। ये मकसद है, यहाँ पर एग्जांपल आपको दिए, इसको कहते हैं एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड विल बी रिकॉर्डेड वेदर वी पे और नॉट इन दैट मंथ, वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंस इन विच इट इनकर्स। क्लियर? Yes sir, clear. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल देखो, कंसिस्टेंट सेम पॉलिसी रखना, कंसिस्टेंसी है। इट मींस दैट प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन आइटम्स शुड स्टे द सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड। सिमिलरली व्हेन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड वंस हैव बीन अडॉप्टेड, इट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पीरियड टू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, मिसाल तौर पर डेप्रिसिएशन मेथड जो आप बाद में पढ़ोगे, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, अपना डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब ये प्रिंसिपल कह रहा है कि एक दफ़ा आपने एक अडॉप्ट कर लिया कि मैंने एसिड्स को, यानी फिक्स एसिड को जो डेप्रिशिएट करना है ना, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। 2 महीने के बाद पता लगा, आप कहोगे यार नहीं मैंने अब दूसरे प्रिंसिपल से हमने डिक्लाइनिंग बैलेंस से मेथड, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी आपने वंस यू अडॉप्टेड, अब आप उसको कंटिन्यू अडॉप्ट करो,
ठीक है, ये नहीं कि मंथ टू मंथ आप चेंज करते जा रहे हो बार बार, नहीं, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कर रहा है, क्योंकि फिर उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपेरेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, वहाँ प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया तो देखो इट मीन प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स शुड स्टे द सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, पीरियड फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड, वन पीरियड टू मैनेजमेंट। देखिए 2020 में जो पॉलिसी थी वही 2021 में हो, 2021 में वो 2000, अनलेस कोई बहुत नेसेसरी हो तो वो अलग बात, ठीक है, ऐसे नहीं। Similarly, when a particular accounting method once have been adopted, it should not be changed from period to period. यही मैंने जो मेथड बताया जैसे डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है, तो वो पीरियड टू पीरियड चेंज नहीं करना, क्योंकि इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को, ठीक है, इसके तहत चलना है। लास्ट प्रिंसिपल है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब देखो ये सब पे हावी है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। मटेरियल अमाउंट एक होता है इमटेरियल अमाउंट, अगर मटेरियल को समझना है तो इमटेरियल को समझो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसको कहेंगे मटेरियल अमाउंट, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ते हैं तो आप समझ जाओगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम क्लास भी एंड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कल आपको ये बता रहे हैं कि कल जो है हम बड़ी टर्म्स वगैरह बताएंगे कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, और कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए ये मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन अकाउंटेंट माइट बी अलाउड टू वायलेट अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रिंसिपल है कि अकाउंटेंट को अथॉरिटी के वायलेट कर सकता है इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर, एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, इफ एन अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट, अगर वो अमाउंट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल आपको समझोगे। प्रोफेशनल जजमेंट इज नीडेड टू डिसाइड वेदर एन अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट और इमटेरियल। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट डिसाइड होगा कि भाई वो अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है भी है, किस तरह डिसाइड होगा, ये देखो नीचे एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अब इसको समझाया। एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्वियसली इमटेरियल आइटम है इज द परचेज ऑफ ए प्रिंटर ऑफ 10,000। आपने एक प्रिंटर खरीदा, समझो पुराना खरीदा 10,000 रुपए का, बाई अ हाईली प्रॉफिटेबल मल्टी मिलियन कंपनी। वो कंपनी क्या है, मल्टी मिलियन कंपनी, ठीक है। 10,000 रुपए का एक प्रिंटर खरीदा उसने, बिकॉज द प्रिंटर विल बी यूज फॉर, हालांकि प्रिंसिपल के तहत है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत कि ये प्रिंटर 5 साल यूज होगा, ठीक है, लाइफ उसकी डिक्लेयर हुई 5 साल, तो उसके तहत तो इसका डेप्रिसिएशन 5 साल में जाना चाहिए, यानी कि 2000 2000 2000 2000, ठीक है। लेकिन बिकॉज द प्रिंटर विल बी यूज फॉर 5 years, द मैचिंग प्रिंसिपल डायरेक्ट्स द अकाउंटेंट टू एक्सपेंस द कॉस्ट ओवर द 5 years इन डेप्रिसिएशन के। लेकिन मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कह रहा है भाई क्या कर रहे हो, गाइडलाइन अलाउज दिस कंपनी टू वायलेट दिस मैचिंग प्रिंसिपल। इस सूरत, इस शक्ल में, इस केस में प्रिंसिपल नीडेड टू एक्सपेंस द इंटायर अमाउंट, कह रहा है कि सब का सब 10,000 उसी साल में डाल दो। क्यों, ये वेरी इमटेरियल, वो मल्टीनेशनल कंपनी है और 10,000 को स्प्लिट करोगे 5 साल में आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। लेकिन वो तो उस मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी मिलियनर कंपनी के लिए 10,000 तो इमटेरियल, इसलिए उसको इस प्रिंसिपल के तहत अकाउंटेंट कह रहा है चार्ज कर सकता है, सारे एक्सपेंस में चार्ज कर देगा, एसेट को डेबिट ही नहीं करेगा, एक्सपेंस, ठीक है। The justification that the no one would consider it misleading if 10,000 expense in the first year instead of 2,000 being expense in each of the 5 years. That is use हो रहा है, ठीक है। उस प्रिंसिपल के तहत तो जितने साल यूज हो उसमें इसी कॉस्ट को डेबिट करते जाओ एक्सपेंस की शक्ल में। लेकिन इतना इमटेरियल था क्योंकि इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंपनी के मल्टी मिलियनर कंपनी थी ना, इसलिए इसको कहा, अकाउंटेंट ने कहा एक ही जैसे लिया एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, हालांकि यूज होता रहेगा। समझे, ये मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्लियर हुआ? बोलो एक बार फिर गाइड कर दे। और भी स्टूडेंट बोले भाई, शाबाश। सर वन मोर टाइम प्लीज, वन मोर टाइम सर, वन मोर टाइम इसे रिपीट कर सर, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, नो प्रॉब्लम। देखो मेटीरियलिटी प्रिंसिपल है, मेटीरियल मींस सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के तहत यानी कि अगर वो चीज़ आपने खरीदी वो इमटेरियल है, हालांकि वो उसकी लाइफ जो है वो फिक्स एसिड्स है, प्रिंटर फिक्स एसिड्स है, लेकिन उसकी कीमत 10,000 थी। इस कंपनी के पॉइंट से वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो उसको क्यों हम ले जाएं
क्या नाम है 5 साल तक इसको डेप्रिशिएट करें, है फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट किया जाता है 5 साल तक, जैसे लाइफ है, अब इसको डेप्रिशिएट करते हैं तो 2000, लेकिन अकाउंटेंट कह रहा है ये तो इतना इमटेरियल है, हमारा तो करोड़ों अरबों में बिजनेस है, ठीक है, हम ये 10,000 को 2-2 हज़ार रुपए स्प्लिट करेंगे, ठीक है। उसने कहा नो, इसको हम इस प्रिंसिपल के तहत हम इसको एक्सपेंस में चार्ज कर देते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an accountant might be allowed to violate another accounting principle, if यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल, if an accounting is insignificant, ठीक है, if the amount is insignificant, प्रोफेशनल जजमेंट, अब यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट है, आपने देखना है। अब कोई छोटी सी कंपनी है दुकानदार है समझो, वहां उसने प्रिंटर लिया, वो नहीं राइट ऑफ करेगा, है वो तो उसके लिए ये मटेरियल अमाउंट है। एक छोटे से दुकानदार के लिए, रिटेलर के लिए 10,000 इज द मटेरियल अमाउंट, वो नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं कर सकता, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो एग्जांपल ऑफ ऑब्वियसली इमटेरियल आइटम इज द, अब ये प्रोफेशनल जजमेंट है ना, परचेज ऑफ ए प्रिंटर ऑफ 10,000 ये 20,000 बाय ए हाईली प्रॉफिटेबल मल्टी मिलियन कंपनी, बिकॉज द प्रिंटर विल बी यूज फॉर 5 years, इसको हमने 5 साल तक इसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना चाहिए मैचिंग प्रिंसिपल के तहत। डायरेक्ट द अकाउंटेंट टू expense the cost over the 5 years, ये प्रिंसिपल बता रहा है। The materiality principle allows the company to violate, इसको violate करो the matching principle को, and to expense the entire amount cost in the current year, क्योंकि it is immaterial, ठीक है। Justification is that no one would consider, कोई ऑडिटर नहीं कहेगा यार ये 10,000 रुपए आपने कैसे एक ही साल में चार्ज कर दिया, जब कंपनी के वो जो है वो है मल्टी मिलियनर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग 2,000 in each of the 5 years, ठीक है। अब क्लियर हुई बात? यस सर। हाँ भाई, यस सर। तो यस ये सर। सारे प्रिंसिपल को आप लोग ने फॉलो करना है। इसका मैं हैंड आउट, अब मैं इसका पूरा चैप्टर जो है ना, गौर से सुनो, ये 2 जो CRs बनाए हैं इनको मैं ईमेल करूंगा, और CR से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैं व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ कि आप लोग ने ग्रुप में इसको सेंड करना होगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, ठीक है, चैप्टर एंडेड, ठीक है। और इंशाल्लाह इसका हैंड आउट में इन 2 CRs को सेंड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आपको पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ उसको एक आपको हाईलाइट दे देता हूँ ताकि इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए, ठीक है। ये देखो मैं ये जो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर वो फाइल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। हेलो, बोलिए, कौन? हेलो जी जी। सर अभी मेरे 4 क्लासेस ले रही हूँ मैं भी, तो 4 से 6 बजे तक मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की भी, ये टाइमिंग थोड़ी सी पीछे नहीं थी क्लास, अभी मैंने टाइमिंग्स तो मैं नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट हैं उनको सूट कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कुछ अपना जो दूसरे ये क्लास है ना उसके टाइमिंग्स को चेंज कराओ अपना किसी तरह, ठीक है, क्योंकि ये फिर आप क्लास अटेंड नहीं करोगी तो बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा टाइम लोगी, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि क्लास को मैं चेंज कर दूं, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया टाइम वो उसी पे मैं क्लास लूँगा, ठीक है। अब आप या तो क्लास आप कितने बजे आ सकती हैं, बोले। देखिए ये हम कल पढ़ाएंगे, इसको सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने शेयर भी कर दिया, ये चैप्टर हाईलाइट हो रहा है। यस सर, हो रहा है। यस सर, यस सर। चैप्टर 2 ये है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये तो आपको सब चीजें बताएंगे। सॉरी एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको काट रहा हूँ सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया क्योंकि 6 बज गए, तो काइंडली अगर नेक्स्ट क्लास में अगर डिस्कस कर लें। ओके फिर, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास इज एंडेड, ओके, क्लास इज एंडेड। अल्लाह हाफ़िज़। सर मैं वेट कर रहा हूँ।